आज जो बंगाल के अंदर एक चीज़ दिखाई दे रहा है जिससे हम क़यामत या सुगरा मतलब छोटा क़यामत ही कह सकते हैं, एसआईआर के नाम से जिस तरीके से यह लोगों को हैरेसमेंट किया जा रहा है इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू से, बड़ा ताज्जुब होता है कि हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हमारे आबा व अजदाद हिंदुस्तान के थे और हम ही लोगों ने वोट दे के हुकूमत चुने हैं और हुकूमत ने इलेक्शन कमिश्नर चुना है। हमारे बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है इससे जग जाहिर है कि ये एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी हो रहा है। इससे पहले भी इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए से एसआईआर होता रहा है, घर घर पहुंचते थे बीएलओ हजरात और कितने हजरात मर चुके हैं और कितने हजरात ज़िंदा हैं और नया नाम अगर उठाना है तो 6 नंबर फॉर्म भरना है। ये सारे प्रक्रिया चला करता था पहले, लेकिन इस दफ़ा जिस तरीके से एसआईआर किया जाता है इससे बिल्कुल जाहिर हो रहा है, 100% जाहिर है कि ये एनआरसी है। हमें ताज्जुब होता है हमारे मगरबी बंगाल के वज़ीर आला पर कि ये दोहरा मुनाफिकत वाली चाल ये क्यों चलती है। ये खुद कहती है जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं बंगाल में एनआरसी एसआईआर होने नहीं दूंगी। जिस तरीके से फिर बंगाल में एसआईआर वो करा रही है, हालांकि केरला हुकूमत ने एसआईआर के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में और वहाँ अभी एसआईआर नहीं हो रहा है और केरला हुकूमत ने कहा है कि ये एसआईआर बज़ाहिर एनआरसी है और गरीब मजलूम जो मजदूर लोग हैं ये हजरात इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये लोग इतने तालीम याफ्ता नहीं होते। तो केरला हुकूमत ने रेजुलेशन ला के एसआईआर को रोका है। तो ममता बनर्जी जो खुद कहती थी मैं मर जाऊंगी और एसआईआर होने नहीं दूंगी, तो ये ममता बनर्जी खुद ब खुद उनकी एब्सोल्युटली मेजॉरिटी है, ये लोग बंगाल में असेंबली में रेजुलेशन पास क्यों नहीं की? किसके हुक्म से एनआरसी हो रहा है, एसआईआर हो रहा है? ये खुद एसआईआर ममता बनर्जी करवा रही है। अगर ममता बनर्जी नहीं करवाती तो वो रेजुलेशन पास करती। ये इनकी मुनाफिकत दोहरा चाल को समझना चाहिए मुसलमानों को। एक ये बंद कमरे में बैठ के बीजेपी से मुआहिदा करती है कि मैं आगे चल के मना करूंगी, तुम पीछे से धकेलना, कि यहां बंगाल में बीजेपी रहे और ममता बनर्जी रहे। इसी तरीके से एनआरसी के मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में एनआरसी के मुद्दा को किसने उठाया था? असम बंगाल में घुसपैठिया घुस गया है, एनआरसी होना चाहिए, कागज फेंक दिया स्पीकर के ऊपर। किसने किया था? आज बोलती है मैं एनआरसी होने नहीं दूंगी, बिल पास करवाने वाली वो। जब ट्रिपल तलाक का मामला आया उस वक्त कहा मैं ट्रिपल तलाक को नहीं मानती, मैं हमारे बंगाल में नहीं होना चाहिए। इस कानून को मुसलमानों की आज़ादी राय पर जो है इस्लाम पर हमला है। मीडिया में सब कहती रहती है मैं मुसलमानों के साथ हूं, लेकिन उनके तमाम एमपी हजरात वोट देने के टाइम बाहर हो जाते हैं। ट्रिपल तलाक का बिल पेश होता है। तो इसी तरीके से इन्होंने जो है वक्फ के मामले को देख लीजिए। सर अभी एसआईआर को लेकर उनके ही पार्टी के सांसद ड्रग ओब्रायन और डोला से ने पीआरएल दायर किया। उसके बाद जो परेशानी हो रही थी एसआईआर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने ही कल ऑर्डर दिया है कि उसमें कुछ रिलीफ हुआ है। वो जो क्या बोलते हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है उसकी लिस्ट पंचायत में लागू किया जाए। तो ये तो कल सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक्सेप्ट किया, ऑर्डर दिया है इलेक्शन कमीशन को। तो ये लड़ाई तो खुद टीएमसी के जो एमपी हैं, टीएमसी के लोग हैं, वो लड़ रहे हैं। सर अगर लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों को दिखाओ के लिए, हम रिलीफ मिला है, ठीक, आपके रिलीफ तब मिलता अगर ममता बनर्जी जिस तरीके से केरला हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पेश किया है कि हमारे यहाँ हम नहीं करवाएंगे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट इससे पहले जाती, आपकी हुकूमत आपके एमपी हजरात जाते और इस चीज़ को स्टे लेके बंद करवा देते कि हम बंगाल में एसआईआर होने नहीं देना चाहते हैं, ये कर तो सकती थी आपकी गवर्नमेंट। अच्छी बात है, ठीक है, कल कुछ रिलीफ मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है। इस रिलीफ मिलने के बावजूद
आज भी आप देख के आए, हमारे लोधन में मैं देख के आया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामले में आज भी हेयरिंग हो रहा है। हालांकि हेयरिंग होने से पहले कल जो हाई कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लिस्ट हैंगिंग करना चाहिए था। क्या लिस्ट हैंगिंग हुआ है? क्या हमारे बीडीओ साहब ने लिस्ट हैंगिंग किया है? इसी तरीके से एक बात की रिलीफ मिला है। रिलीफ ये है कि पहले तो लोग हेयरिंग में जाते थे, हेयरिंग हुआ कि नहीं कुछ पता नहीं चलता था। अभी हेयरिंग में इनको एक रिसीव लेना है, ये रिसीव देंगे कि किस, और हेयरिंग लिस्ट स्टेट जो होगा, लिस्ट जो किया जाए लगाया जाएगा पंचायतों में, उसमें लिखा जाएगा किस पर्पज से इस आदमी को हेयरिंग के लिए बुलाया जा रहा है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से। तो क्या वो लिस्ट हैंगिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये जो मौजूदा हुकूमत है, उनके कारिंदे हैं, उन लोगों को देखना चाहिए, 10 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को ख़त्म करना चाहिए। मैं तो ये बात कहना चाहूँगा, रिलीफ मजीद तब मिलता, गलतियाँ जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से सिर्फ बाय मिस्टेक, जैसे मेरा नाम जमाल है तो जमाल कुछ हजरात जो है जेड से लिख देते हैं, कुछ जे से लिख देते हैं। इन गलतियों को अगर नहीं होता, ये गलती कौन की है? ऑफिस में की है, हुकूमत किसकी थी? ऑफिस की थी। ये जो इससे पहले जो तमाम चीज़ें बने हुकूमतों ने किया है, उनके कारिंदे ने करवाया है। आज जो लोग परेशान हो रहे हैं सिर्फ बाय मिस्टेक वर्ड का डिफरेंस होना। तो आपका जो बीएलओ हजरात काम किए थे, उन बीएलओ हजरात के पास एक फॉर्म दिया गया था, उन फॉर्म को बीएलओ हजरात का सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं कराया गया। बीएलओ हजरात को से ट्रेनिंग कराया जाता, अगर उनको डिक्लेरेशन फॉर्म में अगर बीएलओ हजरात सही से भर देते उस फॉर्म को, तो आज लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से लोगों को इतने हैरेसमेंट होने की जरूरत नहीं थी। मौजूदा हुकूमत ने एक तरफ तो शोर मचाते रहे हैं कि हम एसआईआर होने नहीं देंगे, फिर आप ट्रेनिंग भी चुपके से करा रहे हैं, और ट्रेनिंग भी करा रहे हैं तो सही से ट्रेनिंग नहीं करा रहे हैं, और जो बीएलओ बनने के काबिल है उन हजरात को बनाया ही नहीं है। आपने सिर्फ अपने पार्टी के वर्करों को, जो टीएमसी के काम कर रहे हैं, जो टीएमसी की हुकूमत को मान रहे हैं, उन्हीं हजरात को बीएलओ बनाया है, और वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी करवा रही है। ये दोहरा चाल, ये मुखोटा ममता बनर्जी का आरएसएस का कब उतरेगा? अब लोगों को क्या बोलते हैं, हम एनआरसी होते दिबो ना, हमें मोड़े जाबो। आज एनआरसी ममता बनर्जी करा रही है। मेरे घर में मेरे आंगन में तेरा क्या काम है? इलेक्शन कमिश्नर कैसे आया? किसने बुलाया? अगर वो आया तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? आप रेजोल्यूशन क्यों नहीं करवाई? ये सारी चीज आज बोलते हैं कि लोग जो है परेशान हाल है, लोग मजदूर हजरात हैं, खेतों में काम करते हैं। यहाँ के हमारे कम से कम 50,000 बच्चे बाहर कमा रहे हैं, ये कैसे घर आएंगे? दूसरी अहम बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे बंगाल में ममता बनर्जी की दोहरा चाल, ये बिल्कुल मुनाफिक वाला औरत है, आरएसएस की औरत है। इस औरत ने क्या किया कि वक्फ पहले हम होने नहीं देंगे बंगाल में। अगर तुम लोगों को वक्फ के मामले को लेके कुछ करना है तो जाके दिल्ली में एजुकेशन करो, एहतजाज करो, बंगाल में मैं हूं, तुम्हारा वक्फ की जमीन को हम कुछ होने नहीं दूंगी। यह मुनाफिक औरत ने 3 दिन पहले वक्फ बिल को एक्सेप्ट कर लेती है, और यह हजारों हजार वक्फ की प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाए। 3 दिन में कितने एप्लीकेशन जमा हो पाएंगे? मेरी जानकारी के मुताबिक सिर्फ 1100 केस को ही ऑनलाइन उम्मीद पोर्टल में दाखिल कराया गया है। अब हमारे जनाब मंत्री गुलाम रब्बानी साहब, ग्वाल की इज्जत माब हैं आप यहां के माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर रहे, आप कब्रिस्तानों के हमारे मिनिस्टर थे, आप औकाफ आपके इसमें अंडरटेकिंग आप मिनिस्टर थे। माइनॉरिटी एक साथ चलती है। इस मिनिस्ट्री में कितने कब्रिस्तान बंगाल के अंदर है, उसका लिस्ट आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक भी लिस्ट नहीं। जब ग्वालपोखर में हमने ये आवाज उठाई, चंद साथियों के साथ मिलकर, उलमा मिलकर, जब हम ग्वालपोखर बीएलओ के पास गए, बीडीओ के पास गए, उनके पास भी कोई लिस्ट नहीं है। हालांकि पूरे बंगाल के कब्रिस्तान के आप मिनिस्टर, पूरे बंगाल की लिस्ट आपके पास होना चाहिए था। लेकिन बंगाल तो छोड़िए, ग्वालपोखर का लिस्ट भी आपके पास नहीं है। ग्वालपोखर के 80% हमारे सर्वे जो हुआ है, 80% कब्रिस्तान भेस्ट है, 1 नंबर खतियान में गए हैं।
तो अगर हम लोग सियासत करके आपके इतने बड़ा मकाम दिए हैं, आप मिनिस्टर बनाए हैं ग्वालपोखर के लोगों ने, अगर आप हमारे बड़ों के बुजुर्गों के कब्रों को आप हिफाजत नहीं कर सकते हैं, आपके अगर उसका लिस्ट नहीं आपके पास नहीं है, तो हमें शर्म आती है आप पर। रब्बानी साहब, आपसे मेरी गुजारिश है कि ये 80% कब्रिस्तान जो ग्वालपोखर का है, बंगाल को रहने दीजिए। 80% कब्रिस्तान जो आपके या भेसलैंड में है, इसका क्या होगा? जिसमें आपके अब्बा हुजूर भी मदफून हैं, हमारे चचा भी, दादा भी मदफून हैं। उन कब्रों में अगर बीजेपी की हुकूमत अगर आ गई, हुकूमत में लाने वाले आप हजरात हैं, बंगाल में बीजेपी को मुतारिफ करवाने वाले टीएमसी गवर्नमेंट है। अगर आप लोग बीजेपी को हुकूमत में लेके आते हैं, तो फिर बंगाल में क्या होगा? तमाम कब्रिस्तानों पर हमारे, चाहे झलझली हमारे पिरदिगे का कब्रिस्तान हो, चाहे आपके गुती का कब्रिस्तान हो, चाहे आपका बालाभीटे का कब्रिस्तान हो, चाहे आपका पांजिबे का कब्रिस्तान हो, अलगढ़ जितने कब्रिस्तान है सब में बुलडोज चलेगा। आप तो औकाफ वक्फ बिल को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे रब्बानी साहब। जब आपकी हुकूमत ममता बनर्जी वक्फ बिल को मान लेती है, आपका स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है? क्या आप दिखावा के लिए गए थे रब्बानी साहब? इसका जवाब चाहिए कौम को। आप जवाब दीजिए, आपका मुंह क्यों बंद है कि वक्फ बिल क्यों बंगाल के अंदर लागू? क्या आप फर्जी तौर पर सुप्रीम कोर्ट गए थे? क्या आपके कहनी और करनी में फर्क है रब्बानी साहब? लोगों को आप उरगला रहे हैं, बंगाल के लोग, खुसूसन माइनॉरिटी के लोगों को आप जो है इसमें धकेल रहे हैं। ये मुनाफिकत वाली चाल आप क्यों चल रहे हैं? और अभी आप खामोशी से क्या कहते हैं कि ममता को जिता दो, कब्रिस्तान का कुछ नहीं होगा, फिर वोट बैंक आ गया। तो ये दो दोहरे रवैया है आपके जनाब, ये दोहरे रवैया आप चलने वाले नहीं है। ग्वालपोखर की आवाम जाग चुकी है आपकी हुकूमत के तई। जिस तरीके से आपकी हुकूमत बंगाल के अंदर हुकूमत के पैसों से मंदिर बना रही है, हुकूमत के पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से पूजा के लिए पैसा दे रही है। वोट तो आपको माइनॉरिटी का चाहिए और मंदिर बनाएंगे आप लोग अक्सरियत का। आप बताइए, इस तरीके से दोहरा चाल जो आपकी हुकूमत चल रही है, तो ये हुकूमत कब तक आपकी रहेगी? मैं लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसे जालिम हुकूमत से, ऐसे मुनाफिक हुकूमत से आप लोग सोच बीच के फैसला करें, इस चालबाजी में ना आए। ये लोग पहले कहते हैं कि एनआरसी होने नहीं देंगे, और फिर बाद में ये लोग एनआरसी कराते हैं, एसआईआर कराते हैं, वक्फ बिल को मान लेते हैं, और फिर हमारे पैसों से मंदिर बनाते हैं, हमारे पैसों से पूजा के लिए पैसा दे रहे हैं। ये सारी जो हथकंडे हैं, ये बीजेपी के पॉलिसी को ममता बनर्जी बंगाल में लागू करा रही है। लिहाजा मैं आवाम से कहना चाहता हूं कि आप लोग होश का नाखून लें और ऐसे मुनाफिकों को पहचाने। बंगाल एक गंगा जमनी मुल्क है, स्टेट है, सूबा है, उसमें हम लोग अमन, जो हमारी पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टी है, उनका आपको इंतखाब करना चाहिए, तब जाके बंगाल की गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहेगी।